आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मैं सीरिया का हूं। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूं। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूं। शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूं। परंतु मुझे आपकी भाषा का वह शब्द मालूम नहीं है। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूं तो आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज आई, टालमटोल करने वाला। वही सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमांच से लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है। वह इंतजार करता है। वह कहता है, मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है, मैं धीरे धीरे यह काम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए। अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टालमटोल करने वाला होता है। व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अरकाद ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा? लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूं, खासतौर पर ऊंटों और घोड़ों का। कई बार मैं भेड़ बकरियां भी खरीद लेता हूं। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊंट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी। उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया जो शहर के द्वार का ताला बंद होने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूंगा जिसे मैं अभी अभी लाया हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊंटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि मैं उनकी भेड़ों को देख भी नहीं सकता था। हालांकि उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊंटों की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊंट नहीं मिल पाए थे। इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने के लिए तैयार हो गया। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मांगा। मैंने वह सौदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाँककर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मशालें लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की 900 भेड़ों को गिन सकें। मित्रों, मैं आपको यह वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिनने में हमें कितनी मुश्किलें आई। यह एक असंभव काम साबित हो रहा था। इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं भेड़ें गिनूंगा, तभी उसे पैसे दूंगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2/3 कीमत ही दे दें ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा जो सुबह भेड़ गिनने में आपकी मदद करेगा। वह विश्वसनीय है और आप बाकी का 1/3 पैसा उसे दे सकते हैं। परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला
और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वे बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़ें देने के लिए तैयार हुआ था, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। यह बहुत ही बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। अरकाद ने टिप्पणी की, यह बहुत ही असामान्य कहानी है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारीपूर्ण है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, परंतु मैंने हमेशा यह पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाता हूं और टालमटोल करता हूं। इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे का बयाना दे देता हूं। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गंवाने के पश्चाताप से बच जाता हूं। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़ा होकर कहा, धन्यवाद। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, ये कहानियां लगभग एक सी है। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वह टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टालमटोल करने वाला हिचकता है। वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है, मैं यह काम तत्काल कर देता हूं। इसके बजाय वह टालमटोल करता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है। खुशकिस्मती इन दोनों की कहानियों में टालमटोल करने के कारण दूर भाग गई थी। बहरहाल यह सामान्य नहीं है। टालमटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था तब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था। तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर वह बहुत कटु हो जाता है। उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाया। धन्यवाद। मैं अब अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं। आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं। हमें बताएं, जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचानना और जीतना पड़ता है। यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलता में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूं कि टालमटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद टालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। न ही कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि उससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह से काम कर रहा है तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बेबीलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने टालमटोल की भावना पर विजय पाना चाहिए। अरकाद, आप क्या कहते हैं? चूंकि आप बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं।
क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक